नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज हम लोग 2023 के मेंस के पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे पॉलिटी सेक्शन का। पॉलिटी सेक्शन में पहला क्वेश्चन था, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर कमेंट करने के लिए बोला गया था। 150 वर्ड्स में आंसर देना था, 10 मार्कर था। तो बात है, इसको अगर हम लोग एनालिसिस करें तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक मेन टर्मिनोलॉजी आता है। इसका मतलब क्या हो गया? न्यायपालिका जो कि कार्यपालिका वो विधायिका के किसी भी दबाव से मुक्त रहे, या फिर उसके साथ साथ ये लोगों के भी किसी भी प्रकार से दबाव से मुक्त रहे, मीडिया के भी दबाव से मुक्त रहे। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यायिक स्वतंत्रता। अब बात है कि ये किसके अनुरूप होना चाहिए। इसको वहाँ के जो लॉ ऑफ द लैंड है, भूमि का जो कानून है उस कंट्री का, उसके अनुरूप स्वतंत्रता से काम करना चाहिए जुडिशरी को। उसके साथ साथ उनका जो प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि न्यायशास्त्र का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार उन्हें काम करना चाहिए उस कंट्री के रेस्पेक्ट में जो भी है। उसके साथ साथ एक विशेष, ये जो एक किसी विशेष पार्टिकुलर जज की जो सनक और पसंद वाली बात होती है, उनकी हिपोक्रेसी वाली बात होती है, उसके अनुरूप न्यायालय को काम नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ कार्यपालिका द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा विधायिका में जो भी राजनीतिक दबाव बनाने की बात हो जाती है, राजनीतिक दबाव बनाया जाता है विधायिका में, उस चीज़ से प्रभावित होकर जुडिशरी को अपना कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ मीडिया हो या कोई भी सिविल सोसाइटी जन समूह हो, उनके द्वारा कोई भी पॉपुलिस्ट लोक लुभावनवादी अगर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हो तो उन सब चीज़ों से प्रभावित हुए बिना अपना जजमेंट या फिर सुनवाई करने की जो स्वतंत्रता होती है, उसी को हम लोग जुडिशियल इंडिपेंडेंस मानेंगे। अब बात है, क्वेश्चन ने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखें कि संवैधानिक रूप से कैसे गारंटी है। उससे पहले ये देख लेते कि ये प्रश्न जो पूछा गया इसका इंस्पायरेशन क्या है। तो ये हम लोग को न्यूज़पेपर में रिपीटेड थीम्स देखने को मिल जाता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। उसके साथ साथ एनसीईआरटी में इसका काफ़ी बेहतर मेंशन है। उसके साथ साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल फीचर्स है। प्रीलिम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर। अगर इंट्रो की बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी होती है उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिसेंट जजमेंट्स हैं उससे शुरू कर सकते हैं, जो किस प्रकार से उनके जुडिशियल इंडिपेंडेंस को शो कर रही है। उसके साथ साथ संविधान सभा का जो भी डिबेट्स में जुडिशियल इंडिपेंडेंस से संबंधित जो रिमार्क्स है वहाँ से शुरू किया जा सकता है। और सबसे सिंपल जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो परिभाषा है जो हम लोग पहले बात किए पहले पार्ट में, उनसे किया जा सकता है शुरू। और आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर संवैधानिक रूप से गारंटी पूछा गया है। तो संवैधानिक रूप से क्या प्रावधान है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को शो करता है? सबसे पहली बात, जुडिशरी को जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 124, तो उसमें नियुक्ति प्रक्रिया मेरिट और क्वालिफिकेशंस पर आधारित है। उसी के साथ साथ 214 और 215 आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट की नियुक्ति और कार्रवाई की बात करता है, स्वतंत्र कार्रवाई की। तो ये सारी चीज़ नियुक्ति प्रक्रिया उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। उसके साथ साथ इनकी जो शक्ति और क्षेत्राधिकार होती हैं उसको संसद क्या है ना, उसकी शक्ति को बढ़ा तो सकती है पर कभी घटा नहीं सकती, कभी खत्म नहीं कर सकती। ये उसकी इंडिपेंडेंस को शो करती है। उसके साथ साथ अगर हम लोग डीपीएसपी का आर्टिकल 50 देखें तो वो भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करती है। न्यायपालिका को एक शक्ति होती है अवमानना पर दंड देने की, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट, तो ये भी उनकी इंडिपेंडेंस को शो करती है। कार्यकाल की सुरक्षा भी देखिए, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का, 217 हाई कोर्ट का, और आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 2 है और इसका 217 का क्लॉज नंबर 1 है जो उनके कार्यकाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, जो कहीं ना कहीं जजेज के सुनिश्चित स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। आगे अगर जजों के कार्रवाई पर बात करें तो उनकी किसी भी कार्रवाई पे विधायिका पे कोई चर्चा नहीं होगा। यह आर्टिकल 121 में बात किया गया है और 211 में बात किया गया है, क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में। तो ये बात है। उनकी जो वेतन है वो संचित निधि पर आधारित होती है। वेतन में कोई भी अलाभकर मतलब कटौती नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 125 कहता है। हटाने की जो उनकी प्रक्रिया है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया हुआ है, वो दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही हो सकती है, और वो भी केवल महाभियोग के आधार पर। इसके साथ साथ उनकी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है आर्टिकल 32 और 226 के तहत,
तो ये उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल एनजीएससी का असंवैधानिक होने का जो मामला निर्णय दिया गया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट करती है। अब बात है कि हम लोग ये देख लिए स्वतंत्रता क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से, लेकिन अब वो किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है ये देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड वही है कि लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। लोकतंत्र की कई शर्तें हैं, उसमें से अगर आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक शर्त मान रहे हैं, वो भी प्री रिक्वेसाइड पूर्व शर्त मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? सबसे पहली बात है कि लोगों के विश्वास को बनाए रखने में कोर्ट की अहम भूमिका होती है। उसके साथ साथ संविधान की व्याख्या करने का भी ये शीर्ष संस्थान है, जो कि केशवानंद भारती केस से भी हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। कानून के शासन का भी ये प्रोटेक्शन करते हैं। नंदनी सुंदर केस और नंदनी सुंदर केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जितने भी सरकारी कार्रवाई हैं, कानून, वो संविधान द्वारा वो नियंत्रित होंगे। जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये जो है ना, ये इसका प्रोटेक्शन कौन करते हैं? इनका प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट करते हैं या जुडिशरी करती है। उसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। एनजीएससी का निर्णय पता चलता है। विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस का भी बात है। अयोध्या का जो निर्णय हुआ, वो एक बड़े एक हिस्टोरिकल विवाद को समाधान करने के स्तर पे लाए। उसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, उसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है आईपीसी 377 को गैर आपराधिक माना जाना। तो ये न्यायिक समीक्षा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने लॉ या फिर कानून की वैधता या औचित्य को डिफाइन किया। उसके साथ साथ सरकार का जो अत्यधिक हस्तक्षेप होता है कई मामलों पे, उसको रोकने में कोर्ट की भूमिका होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में इनकी भूमिका होती है, जिसको हम लोग एडीआर केस या पीयूसीएल केस के माध्यम से समझ सकते हैं। मूल अधिकार का संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधार का जजमेंट इसके लिए बेहतर एग्जाम्पल है। कोई भी ट्रायल जो होता है वो निष्पक्ष रूप से हो, उसको प्रोत्साहित करती है ये सुप्रीम कोर्ट। निर्भया केस का एग्जाम्पल है। तानाशाही या अधिनायकतावाद वाला जो कंडीशंस हो जाता है कई बार एग्जीक्यूटिव का, उस पर एक प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है। फॉर एग्जांपल मिनर्वा मिल्स केस में जब उन्होंने मूल अधिकार और डीपीएसपी को एक पारस्परिक संतुलन के रेस्पेक्ट में माना, तो ये उसका एक प्रॉपर एग्जांपल है। उसके साथ साथ व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता संरक्षण, इन सब चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट अहम भूमिका निभाती है। पुट्टास्वामी केस निजता के अधिकार के संबंध में स्पष्ट करता है। हेबियस कॉर्पस केस भी है। अब बात है इसका कंक्लूजन कैसा लिखा जाए, तो कंक्लूजन कई प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो उसका क्या थ्रेट्स है, इसको क्या चैलेंजेस की सामना करना पड़ता है, और दूसरा यह है कि किस प्रकार न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकते हैं फर्दर और ज़्यादा इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कैन बी गिवन। तीसरा है कि अभी न्यायिक जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ कमियां हैं, तो क्या है, और वो कमियां संवैधानिक स्तर पे, संवैधानिक प्रावधानों के स्तर पे क्या क्या है। तो जैसे जिला न्यायालय की स्वतंत्रता अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है। संवैधानिक रूप से इन कमियों को दूर करने की जरूरत है। उसके साथ साथ आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, उनके पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के लिए कोई बैन नहीं है। इसीलिए हम लोग का एग्जांपल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज आफ्टर रिटायरमेंट सांसद बन जाते हैं, जैसे रंजन गोगोई हो गए, तो वो उनकी जो मतलब डिसीजन होती है वो कहीं ना कहीं पार्शियली पोटेंशियल अफेक्टेड हो सकती है ड्यू टू देयर इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। तो इन सब चीज़ों की जो संवैधानिक कमियां हैं, इन पे काम करने की जरूरत है। इसका निष्कर्ष इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि न्यायिक स्वतंत्रता महज संवैधानिक प्रावधानों तक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानूनी प्रावधानों की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पार्टिकुलर एक्ट बनाइए आप। कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता के लिए एक लीगल प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से आए। उसके साथ साथ जो जजों की अपनी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है, उनके लिए ये मैंडेटरी प्रोविजन होना चाहिए कि दे मस्ट बी पब्लिक इन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स। तो ये एक हो सकता है। और अगर अगला एक नया दूसरा तरीका बताया जाए निष्कर्ष लिखने का, तो ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता केस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र और भारतीय संविधान का आधारभूत स्तंभ में माना है। तो दीज आर दी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दैट बाय व्हिच दिस आंसर कैन बी रिटन। तो अगर नेक्स्ट चले
क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के कौन कौन हकदार हैं, या निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा की भूमिका का आकलन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आया क्यों, इसका इंस्पायरेशन क्या है और किस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी बार बार किया था, न्याय प्राप्त करना कितना महंगा हो गया है आज के समय में, तो इस टिप्पणी को आधारभूत रख के ये प्रश्न की रूपरेखा खींची गई होगी। उसके साथ साथ कानून मंत्रालय ने भी लंबित न्यायिक मामलों पर कई बार टिप्पणी किया था। एनसीईआरटी में इसका मतलब बहुत ही बेहतर स्पष्टीकरण है, और यूपीएससी ने कई बार प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे हम लोग इसका इंस्पायरेशन देख सकते हैं। इंट्रो की बात करें तो इंट्रो ही हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कानून मंत्री ने क्या टिप्पणी किया है उसके द्वारा शुरू हो सकता है। न्यायिक प्रणाली में सामान्यतः किस प्रकार गरीबों के लिए पहुंच से बाहर है, इसको स्पष्ट करना है। किस प्रकार हमारा जुडिशियल सिस्टम गरीबों के पहुंच से बाहर है। इसका एक अच्छा डाटा हो सकता है अंडर ट्रायल्स का। 70% अगर कैदी आपका अंडर ट्रायल्स हैं, और उन अंडर ट्रायल्स में से अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित वर्ग, महिला जैसे सीमांत वर्ग के लोग शामिल हैं, तो ये क्या शो करता है, ये वही शो करता है ना। इसका मतलब वही उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है ताकि वो कार्रवाई के लिए जितने भी लीगल एक्सपेंडिचर होते हैं, वैधानिक खर्च है, उसका वहन कर सके, इसीलिए वो अंडर ट्रायल्स के रूप में मतलब कैद हैं। तो ये चीज़ भी एक मतलब इंट्रो हो सकता है। संवैधानिक प्रावधान भी किया जा सकता है। निःशुल्क कानूनी सहायता हमारे आर्टिकल 39A में उल्लेखित है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में उल्लेखित है। उसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। उन्होंने उसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निःशुल्क कानूनी सहायता को जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का एक मतलब संबद्ध भाग माना था। तो ये पॉसिबल इंट्रोडक्शन की स्थितियाँ हो सकती है। बॉडी की बात करें तो चूंकि क्वेश्चन ने पूछा ही है कि इसके हकदार कौन है निःशुल्क कानूनी सहायता के, तो हकदार कौन है, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग हैं, औद्योगिक कर्मी हैं, आपदा से प्रभावित जो लोग हैं वो हैं, ट्रैफिकिंग से प्रभावित जो लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, सीनियर सिटीजन हैं, जो भी इथनिक वायलेंस से इफेक्टेड व्यक्ति हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं। तो ये सारे लोग इसके पोटेंशियल या फिर बेनिफिशियरीज हैं। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उन्होंने पूछा है निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में जो नालसा है उनका क्या भूमिका रहा है, इसका आकलन कीजिए। और ये आकलन करने का तात्पर्य ये है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को बताना है कि कहाँ तक वो अभी मतलब काम बेहतर तरीके से कर पाया है निःशुल्क कानूनी सहायता पहुँचाने में, और कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस हैं। सकारात्मक पहलू की बात करें तो कानूनी जागरूकता फैलाने में इन्होंने कई काम किए हैं। लीगल अवेयरनेस डे बनाते हैं ये। उसके साथ साथ लीगल एड क्लिनिक्स की भी स्थापना करते हैं सीमांत इलाकों पे, वो भी टाइम टाइम पे करते हैं। इसका स्टेट मतलब सालसा और डालसा भी है, मतलब स्टेट का मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है, डिस्ट्रिक्ट का भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज में कई क्लबों की स्थापना करते हैं ये कानूनी सहायता से संबंधित, कि किनको किस प्रकार से कानूनी सहायता पहुंचाया जाए और उसको किस प्रकार से प्रॉपरली हम लोग पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भी ये लोग प्रशिक्षित करते हैं, जो कि लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने में सोसाइटी में अहम भूमिका निभाते हैं। न्यायदीप इनका एक औपचारिक न्यूज़लेटर है, उसके माध्यम से भी ये अपना लीगल अवेयरनेस को फैलाने का काम करते हैं। सुलह केंद्र की स्थापना करते हैं, कॉन्सिलिएशन सेंटर, जो कि एक प्रकार से एडीआर मैकेनिज्म है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद समाधान। तो ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कैंप होता है। कानूनी अनुसंधान में ये शामिल होते हैं। कैदियों में जागरूकता लाने के लिए कई प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे हक हमारा भी तो है, ये प्रोग्राम चलाया गया था। नालसा कई लोक अदालतों की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाती है, जैसे कि 2015 में इन्होंने लोक अदालत के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ केस का समाधान किया था। तो दीज आर दी पॉजिटिव साइंस ऑफ नालसा। अब इसमें क्या मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स है या कमियां क्या है। तो लोगों में सीमित जागरूकता है, कानूनी जटिलता इतनी ज़्यादा है, लीगल कम्प्लेक्सिटी है, संसाधन इतना कम है कि ये नालसा का विस्तार जो है ना बहुत संकुचित रह जाता है। उसके साथ साथ लीगल एड की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो भी एक न्यून स्तर की है। बजट या सीमा की अगर बात करें तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2019 की, उनका कहना है कि प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता पर 1 रुपया खर्च होता है। बेसिक रूप से ये एकदम मिनिमम स्तर पे है। तो ये मतलब बजट या लिमिटेशंस है इनका। सोशल स्टिग्मा भी चलती है, डिस्क्रिमिनेशन जो एक पोटेंशियल तरीके पे होते हैं,
इनका भी एक मतलब डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होता है कि हर जगह पे ये पहुंच नहीं पाते हैं। इनकी एक्सेसिबिलिटी में कमी होती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ही कहता है कि भारत की 80% जनसंख्या जो है ना, वो कानूनी सहायता का हकदार है इस नालसा एक्ट के बेनिफिशियरी के रूप में। जो मतलब बेनिफिशियरी है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग, तो उसके अकॉर्डिंग 80% जनसंख्या हकदार है। लेकिन अभी तक आप देखिए 15 मिलियन लोग ही लाभान्वित हो पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके एक्सेसिबिलिटी में एक लिमिटेशंस को शो कर रहा है। एडीआर प्रणाली का ये अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि एक नालसा के चेयरपर्सन रहे थे, उनका ही कहना था कि कानूनी सहायता जो हम लोग दे रहे हैं नालसा के तहत, ये जितने भी पेंडिंग केस है ना, उसका मात्र 1% पेंडिंग केस को ही कवर करता है। तो दीज आर दी लिमिटेशंस विच हैव टू रिजॉल्व। तो इस चीज़ को वही करके मतलब मतलब टोटल ही करके इसको कंक्लूजन लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन था, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूपों में सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होता है। टिप्पणी कीजिए कि इंडिया के जो स्टेट्स है ना, वो शहरी स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी जो है उनको सशक्त बनाने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, दोनों तरीके से, कार्यात्मक रूप से भी वित्तीय रूप से भी। इस पर टिप्पणी करने की बात आई है। तो इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है? इंट्रो कई प्रकार से लिखा जा सकता है। स्थानीय निकाय के 30 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके साथ साथ शहर को आप मान सकते हैं इट इज़ एन इंजन फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए इंजन है। शहरी क्षेत्र के जो भी प्रज्वलित मुद्दे हैं, अर्बन फ्लडिंग वगैरह, अर्बन हिट आइलैंड्स वगैरह, इन सब चीज़ को उठा के आप उसकी लिमिटेशंस को शो करके इसको शुरुआत कर सकते हैं। 30 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही उसको भी शो किया जा सकता है। 74वां 73वां संविधान लिखा जा सकता है, संविधान संशोधन लिखा जा सकता है। महिला प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी हुई है, निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बृहद संख्या उभर कर आई है, विकेंद्रीकरण का एक प्रॉपर मीडियम क्रिएट हुआ है। तो दीज कैन बी रिटन इन इंट्रो सेक्शन। अगर आगे हम लोग चलें बॉडी पार्ट में, तो यहाँ चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अनिच्छुक प्रतीत होते हैं तो कैसे प्रतीत होते हैं। चूंकि इसमें हम लोग को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है, ये क्वेश्चन के बेसिस पे ही हमें फैक्ट देके इसको क्लेरिफाई कर देना है, मतलब एनालाइज कर देना है। तो सबसे पहले कारण हम लोग देखेंगे कि क्या है कार्यात्मक रूप से अगर अनिच्छुक हैं तो क्यों हैं और किस प्रकार से है। तो क्षेत्राधिकार आप देखिए बहुत सीमित है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हैदराबाद के कई उप शहरी क्षेत्रों को अर्बन लोकल बॉडीज के तहत शामिल ही नहीं किया गया है। इसका परिणाम क्या हुआ? वहाँ पर बहुत ही अनरेगुलेटेड, अनप्लान डेवलपमेंट हुआ, अनियोजित विकास हुआ है। उसके साथ साथ आप देखिए स्थानीय निकायों के प्रति उनकी नज़रिया बहुत ही मतलब निकृष्ट टाइप की रहती है। सेवा डिलीवरी में भी सहायता की कमी रहती है। जैसे जल प्रबंधन हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, इसके लिए उन्होंने पैरेलल संस्थाएं बनाई हैं। दिल्ली में ही देखिए डेवलपमेंट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, दिल्ली में पृथक जल बोर्ड बना है, जबकि ये सब काम कार्य जो है वो एमसीडी के अंतर्गत शामिल हैं, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। बावजूद इसके ये सब के लिए पृथक समानांतर संस्थाएं भी बन रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं रीजंस हैं उनके अनिच्छा का। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ राज्यों में नौकरशाही वर्ग जो है ना, उसका शहरी स्थानीय निकायों पे बहुत बेहतर मतलब बड़ा नियंत्रण होता है। मतलब एक अनावश्यक और अलग टाइप का हिपोक्रेसी वाला मतलब डिसीजन फॉर्मिंग सेक्टर में होता है। जैसे लखनऊ का शहरी निकाय अगर देखें, तो वहाँ पर जो प्रशासनिक समिति द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, वहाँ के जो भी कमिश्नर हैं वो जो निर्णय लेंगे, वो कहीं ना कहीं नगर निकायों के द्वारा लिए गए निर्णय से ज़्यादा प्रभावी माने जाएंगे अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ों के कारण वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का जो है उसका प्रभाव पड़ता है इनके ऑटोनॉमी के गिरने को लेकर। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में भी गिरावट आ रही है, जो कहीं ना कहीं स्टेट के अनवांटेड अनविलिंगनेस से ही मतलब रिलेटेड है। एक्टिविटी मैपिंग या सिटी प्लानिंग का जो मतलब पहलू है, उसमें भी ये लोग राज्य एजेंसियां कई बार मतलब इन कॉरपोरेशंस को दबा देती है। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में सिटी का कैसे प्लानिंग करना है, कैसे एक्टिविटी मैपिंग करना है, वो बेंगलुरु की स्टेट गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी है, रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है, वो डिसाइड कर रही है। उस जगह पे नगर निगम की भूमिका बहुत ही सीमित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक ओवरसाइड सुपरसीड कर लेते हैं उनके पावर्स पे। उसके साथ साथ अगर कार्यों की बंटवारा की बात करें, तो देखिए पूरी तरह कार्यों का बंटवारा भी नहीं किया गया है। 12वीं अनुसूची में जो कार्यों के हस्तांतरण की बात की गई है, उसमें सारे कार्यों की मतलब का हस्तांतरण हर एक कई राज्यों ने नहीं किया है, और वो बहुत ही धीमी गति से करते हैं। समानांतर संस्थाएं वाला भी बात हो गया है।
उसके साथ साथ विकास परियोजना में राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता है। कई बार डेवलपमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाती है स्थानीय निकाय, तो उनको राज्य को स्वीकृति लेनी होती है, जिसमें राज्य डिले कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्य की अनिच्छा को ही शो करते हैं ना। उसके साथ साथ आप जो भी नियुक्ति करते हैं मतलब कॉरपोरेशंस का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के एग्जीक्यूटिव हेड्स का, जो भी वहाँ पर एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी मतलब अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। इसके कारण कई राज्यों में आप वार्ड समितियां देखिएगा, वो अपारदर्शी की तरीके से गठित किए गए हैं। शक्तियों का संघर्ष एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर आते हैं, तो कुछ तथा वहाँ पर नगर के कमिश्नर भी होते हैं। इन दोनों के बीच में शक्ति का अस्पष्ट रेखांकन कहीं ना कहीं एक मतलब आभासी द्वंद्व और संघर्ष को क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें कार्यात्मक अनिच्छा को प्रकट कर रही है। वित्तीय रूप से अगर बात करें, तो वित्तीय रूप में आप एक डाटा देख सकते हैं 2012-13 से 2016-17 तक का। अगर हम लोग फंडिंग बात करें स्थानीय निकाय को कितना मिला है, तो उसमें 40% फंडिंग अंतर सरकारी ट्रांसफर से मिला है। बाकी 60% फंडिंग वो आपस में ही रेज किए, या तो टैक्सेस के माध्यम से या फिर फीस वगैरह, शुल्क वगैरह लगा के। और उसमें और एक डाटा था 47% जो फंडिंग स्थानीय निकायों को होती है वो अपने स्वयं के स्रोतों से ही वो प्राप्त कर लेते हैं। केंद्र सरकार अगर मान लेते स्थानीय निकाय को फंडिंग भी करती हैं, तो डायरेक्टली कर देती हैं, राज्य सरकार को बाईपास कर देती हैं। तो इससे क्या मैसेज आता है कि राज्य सरकार की भूमिका यहाँ सीमित हो जाती है। दैट्स वाई राज्य सरकार कई अप्रूवल प्रोसेस में फाइनेंशियल ग्रांट देने में कमी कर देते हैं स्थानीय निकायों को। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देना, ये भी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। उसके साथ साथ यूजर का जो चार्ज है, मतलब यूटिलिटी सर्विसेज में जैसे जल हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, इन सब सर्विसेज में जो यूजर चार्ज अगर मान लेते हैं, कोई भी स्थानीय निकाय चाहे कि हम 10 रुपया ले रहे हैं तो उसको 20 रुपया कर देंगे, बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाने की शक्ति भी उन्हें नहीं दी गई है। वो स्टेट के पास ही उसका मतलब पावर है। तो इस चीज़ के कारण भी वो अपने मतलब फाइनेंशियल मतलब रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ कुछ राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन भी नहीं किया गया है, और अगर गठन भी किया गया है तो उसमें कई प्रकार से एग्जीक्यूटिव मतलब लैकिंग्स रह गई है, कार्यात्मक खामी रह गई है, वित्तीय विसंगतियां हैं, और कुप्रबंधन जिस प्रकार से हो रहे हैं। जैसे गुड़गांव का जो नगर निगम है, उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार का केस आया था 2022 का, वो इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी टैक्स वाला सुधार का एक बात आता है कि कई राज्यों द्वारा कर निर्धारण शक्ति के हस्तांतरण की हिचकिचाहट। राज्य सोचते हैं कि अगर कर निर्धारण शक्ति अगर हम लोग स्थानीय निकाय को दे दें, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऑटोनॉमी, उनके पावर को कम करेगा, इसीलिए उसको हस्तांतरित करने में वो हिचकिचाते हैं। जैसे कर्नाटका का जो मतलब अर्बन लोकल बॉडी है, वो प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण हेतु अर्बन लोकल बॉडी को बहुत ही लिमिटेड पावर ट्रांसफर की है। उसके साथ साथ पीपीपी मॉडल में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में इनकी हिचकिचाहट होती है। कैसे होती है? तो जैसे कि हैदराबाद मेट्रो का जो प्लान चल रहा था प्रोजेक्ट, उसमें से पीपीपी मॉडल एक सफल उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। डिस्पाइट दिस कि और बाकी नगर निगम या उसी नगर निगम में और बाकी प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल को अपनाने में काफ़ी हेजिटेशन रहता है, जबकि इतना अच्छा सफलता मिला हैदराबाद मेट्रो में। आगे अगर हम लोग बात करें बॉन्ड मार्केट व्यवस्था में, तो अगर बॉन्ड जारी करने का पावर अगर यूएलबी को दे दिया गया है, तो उस जगह पे उनको अगर रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, तो उसमें प्रोत्साहन, एप्रिसिएशन की जगह वो क्या करते हैं, अपने फाइनेंसिंग को ही कम कर देते हैं। अगर वो पहले फाइनेंस करते थे, अगर ग्रांट देते थे स्टेट गवर्नमेंट एक लिमिट तक, तो उसको कम कर देते हैं, इसलिए कि अरे आप तो अब बॉन्ड मार्केट से पैसा कमा ही रहे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर हमको देने की क्या ज़रूरत है। जबकि इस जगह पे उनको एक प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, ताकि बॉन्ड मार्केट की व्यवस्था का यूनिवर्सलाइजेशन हो पाए अक्रॉस ऑल म्यूनिसिपल कमिश्नर, अक्रॉस ऑल अर्बन लोकल बॉडी। उससे प्रेरित होकर बाकी लोग भी करें कि हाँ चलो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। पुणे नगर निगम का इसका एग्जाम्पल है। वो जब बॉन्ड मार्केट शुरू किया तो उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फंडिंग कम हो गया। जीएसटी मुआवजा का एक मुद्दा था। उसमें क्या है, जीएसटी क्रियान्वयन के बाद से यूएलबी को के टैक्स शेयर में कमी आई है। जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुई है, यूएलबी को जो टैक्स का शेयर मिलता था वो कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है? निष्कर्ष कई एस्पेक्ट में लिखा जाए। खामियों को कम करने की क्या ज़रूरत है, जो भी कमियां है उसको ही कीजिए। स्वायत्ता को बढ़ाने की ज़रूरत है। राजस्व स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। स्वायत्ता का एक बेहतर एग्जाम्पल गुजरात का कई मतलब नगर निगम देखा जा सकता है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मतलब इनिशिएटिव्स हैं वो देखा जा सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाए, जो कि कर्नाटका और मिजोरम गवर्नमेंट कर रही है।
आप यहाँ पर पॉलिटिकली कमिटमेंट होने की बात कह सकते हैं, जो कि उससे क्या होगा कि अर्बन लोकल बॉडी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो उसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। किस प्रकार से पार्लियामेंट्री सॉवेरेनिटी की बात होती है ब्रिटिश रेस्पेक्ट में और इंडियन के अप्रोच में, इंडिया एज ए यूनियन एज ए डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में। तो इसमें तुलना भी करना है, अंतर भी बताना है। तो सबसे पहले हम ये इसका इंट्रो कर सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता की अवधारणा है उसको हम लोग व्याख्या कर दें। संसद में जो संसदीय संप्रभुता क्या है? संसद को में निहित सर्वोच्च कानूनी अधिकार, उसी को बोलते हैं संसदीय संप्रभुता, जो किसी भी कानून को लागू करने, संशोधित करने और निरस्त करने के लिए उसे सशक्त बनाती है। तो इस अवधारणा के साथ हम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद प्रणाली में अगर एक ओवरव्यू अंतर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रणाली में संविधान, एक उनका जो संविधान है वो एक साधारण कानून है। भारतीय प्रणाली में भारत ने एक लिखित संविधान बनाया जो एक विशेष निकाय है, विशेष कानून है। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता की बात होती है और इसका संशोधन केवल भारतीय संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा है नहीं और वहाँ लिखित संविधान भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ ओवरव्यू कर सकते हैं। इंडिया में अगर संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया तो क्यों अपनाया गया? क्योंकि इंडिया ने अपने ऐतिहासिक अनुभव से सीखा है। क्या सीखा है? कि उन्होंने ब्रिटिश की संसदीय संप्रभुता के बुरे अनुभव को झेला है। उनको लगा कि नहीं, ब्रिटेन ब्रिटेन का जो भी हमारा कॉलोनी रहा था, उतना दिन तक शासन रहा था, उसके संसदीय संप्रभुता का कितना बैड रिजल्ट हुआ है। तो उस बैड एक्सपीरियंस के कारण इन्होंने संसदीय संप्रभुता को नहीं स्वीकार किया, बनिस्पत की उन्होंने संविधान सर्वोच्चता को स्वीकार किया। उसके साथ आप ब्रिटिश की संसदीय संप्रभुता को देखिए, कार्यपालिका के आधिक्य से तो रक्षा करता है परंतु विधायिका के आदेश से रक्षा नहीं करता है। एक्सेसिव ऑफ एग्जीक्यूटिव से वो रक्षा करते हैं, लेकिन एक्सेसिव ऑफ लेजिस्लेशन से रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। अगर अंतर की बात करें तो न्यायिक समीक्षा के रेस्पेक्ट में देखें तो ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा केवल कार्यपालिका पे हो सकती है, भारत में दोनों पे, विधायिका कार्यपालिका दोनों पे। मूल अधिकार ब्रिटेन में नहीं है, भारत में मूल अधिकार हैं जो कि सरकार को सीमित करती है, जो कहीं ना कहीं संसदीय संप्रभुता को सीमित करती है। उसके साथ साथ विभाजित विधायी शक्तियां हैं। ब्रिटेन में जो शक्तियां हैं ना वो विभाजित नहीं होकर केवल संसद को दी गई है और वो कहीं ना कहीं उनके एकात्मक व्यवस्था को भी शो करता है। भारत में 7वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 246 के तहत शक्तियों का प्रॉपर विभाजन हुआ है केंद्र और राज्य के बीच। संघात्मक ढांचा है, इसीलिए मूल ढांचा का सिद्धांत भी है, ब्रिटेन में तो है नहीं, भारत में है। और भारत में मूल ढांचा का सिद्धांत क्या काम करता है? संसद की संप्रभु शक्तियों को सीमित करता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी देखिए, ब्रिटेन में क्या है, 1709 से ब्रिटेन में क्राउन ने संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन भारत में कई बार राष्ट्रपति ने विधेयक को वापस करके वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे पोस्ट विधेयक ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से वो संसदीय संप्रभुता को लिमिट करते हैं। आपातकालीन प्रोविजन भी कुछ है। ब्रिटेन में क्या है ना, आपातकाल के दौरान संसद को विस्तृत शक्तियां प्राप्त हो जाती है कि वह संवैधानिक प्रतिबंध के बिना कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय और कोई प्रतिबंध नहीं रहता। भारत में क्या है, ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधान, मूल अधिकार, इन सब के अनुरूप ही संसद को काम करना होता है, इनके बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ समानताएं भी है भारत और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था का। देखिए, संसद क्या है, सर्वोच्च विधायी निकाय है और जो मतलब बृहत स्तर पे जो भी विधायी निर्माण का काम करता है। यूके का ब्रेग्जिट बिल भी, अगर यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, ब्रेग्जिट करना है, तो वो यूके का पार्लियामेंट ने उसमें बिल बनाया, तो उसकी सर्वोच्च विधायी या निकाय की स्थिति को शो करता है। भारत में जीएसटी बिल पारित हुआ जो कि टैक्सेशन का बहुत बड़ा रिफॉर्म रहा था। तो ये सारी चीज़ें सर्वोच्च विधायी निकाय को स्पष्ट करता है। उसके साथ साथ कार्यपालिका की जवाबदेहिता को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों सदनों में जो भी सदस्य, उनके जो भी प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देना होता है। ये उनकी जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये दोनों देश में है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी देखिए, बहुत ही जटिल और स्तरीय प्रक्रिया है। भारत में दल बदल विरोधी कानून देखिए, यूके में जांच शक्ति अधिनियम देखिए। तो ये सब कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी शो करके बनता है। फाइनेंशियल कंट्रोल भी करते हैं बजट ला के वो गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ शक्ति पृथक्करण की बात देखिए, भारत में राफेल मुद्दे पे जो 2018 में प्रस्ताव हुआ था, यूके में ऐसे अनेक प्रस्ताव हुए जो कि कहीं ना कहीं शक्ति पृथक्करण को और
मतलब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र हैं, इस चीज़ को भी स्पष्ट करते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव के मामले में राफेल मुद्दा आया था प्रस्ताव, जो कि कहीं न कहीं दोनों देश में ये ऐसी प्रस्ताव लाने की शक्ति है। ब्रिटेन में भी कई बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं। सीमित प्रणाली भी देख सकते हैं, भारत और ब्रिटेन में लोक लेखा समिति जो है ना, कानूनी और विधि निर्माण प्रक्रिया का एक बहुत ही बेहतर तरीके से स्क्रूटनी करते हैं। प्रश्नकाल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं सांसदों के द्वारा, ताकि सरकार की जवाबदेहिता वहाँ प्रकट हो पाए। तो कुल मिला के ये सारी बातें इसमें थी। कंक्लूजन कहा जाए तो दोनों संसदीय लोकतंत्र का भाग हैं और दोनों देशों की अपनी ज़रूरतों के अनुसार मतलब व्यवस्थाओं का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी की भूमिका का विवेचना कीजिए। इसमें 3 वर्ड है। पहला तो विधायी कार्यों के संचालन में, उसके बाद व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में, तीसरा है सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में। तो इन 3 कामों में जो स्टेट असेंबली के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, तो इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंस्पायरेशन है कि न्यूज़पेपर वगैरह और PYQ इस पर कई बार आए हैं स्पीकर पे। आर्टिकल 178 से इंट्रो किया जा सकता है राज्य विधानसभा व संघ राज्य प्रदेश के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का प्रावधान के मामले पे। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ प्रश्न की ज़रूरतों के अनुसार बात करें, तो इन्होंने जैसे पूछा है कि विधायी कार्यों के संचालन में, तो विधायी कार्यों के संचालन, संसदीय व्यवस्था के संचालन में किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संसदीय नियम और प्रक्रियाओं का प्रभावी अनुपालन को ये सुनिश्चित करते हैं। जैसे 2018 में आप देखिए, कर्नाटका असेंबली स्पीकर ने हाई स्टेक फ्लोर टेस्ट कराकर यह स्पष्ट किया कि देखिए हम किस प्रकार से नियमों और प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कॉम्प्लायंस कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। कर्नाटका असेंबली स्पीकर डेकोरम बनाए रखते हैं। सदन की एक जो गरिमा होती है, डेकोरम होती है, उसके संरक्षण करने की अपेक्षा होती है इनसे। जैसे उड़ीसा का असेंबली स्पीकर जो है वो डेकोरम हेतु एक बृहद लेवल पे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसका ये प्रॉपर एग्जाम्पल है। प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, प्रक्रियाएं, उस पर नियंत्रण ये रखते हैं। जैसे तमिलनाडु के असेंबली स्पीकर जो थे, उन्होंने स्वस्थ और समग्र तथा विस्तृत चर्चा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए कई प्रयास किए हैं। अव्यवस्था या फिर अस्त व्यस्तता को रोकने के लिए लगातार प्रयास। जैसे मध्य प्रदेश के असेंबली में जो स्पीकर हैं, उस स्पीकर द्वारा अव्यवस्था को रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया प्रॉपर। हाउ डू वी अवॉइड दोज टाइप ऑफ इन डिस्टर्बेंसेस। तो इस चीज़ों के लिए उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है। संसदीय प्रणाली में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की भी बात आती है, तो उसमें भी स्पीकर की भूमिका है कि निष्पक्ष समय अंतरण देते हैं। महाराष्ट्र असेंबली में चर्चा है तो हर एक पार्टियों को विवेकपूर्ण समय देने का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तटस्थता की बातें आती हैं, जो भी विवादास्पद या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली डिस्प्यूटेड डिबेट हो जाती है, उस पर बिहार असेंबली ने कई बार तटस्थता को मतलब प्रदर्शित किया है। सभी पार्टियों को समान अवसर देके इस तटस्थता या फिर न्यूट्रलिटी को शो किया है। विधायी मुद्दों पर गाइडेंस देने की भी बात आती है, तो यूपी के असेंबली ने कई ऐतिहासिक रूलिंग्स दिए हैं, जो कि किस प्रकार से हम लोग पार्लियामेंट्री जो इशूज हैं, जो लेजिस्लेटिव इशूज हैं, उस पर हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सके, उसके लिए गाइडेंस दिया है यूपी असेंबली ने। ओपिनियन विविधता की बात करें तो केरला असेंबली ने इस पर बेहतर काम किया है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से संसदीय कार्य प्रणाली में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का काम भी स्पीकर करते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें तो श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों को सुगम बनाने के रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें हैं, तो समावेशी चर्चा है। बंगाल असेंबली का प्रयास देखिए, रिसर्च आधारित डिस्कशन है। पंजाब असेंबली की पहल ये है। एक प्रशिक्षण विकास, मतलब जितने भी असेंबली स्पीकर हैं सारे मिल के अपना सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। ये सारे चीज़ में म्यूचुअल ट्रेनिंग, म्यूचुअल स्किल डेवलपमेंट का भी काम करता है इन स्पीकर के बीच। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के असेंबली द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की लाइव टेलीकास्ट किया जाना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है। सशक्तिकरण के माध्यम में भी अगर हम लोग देखें तो कर्नाटका, मिजोरम असेंबली द्वारा स्थानीय निकायों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे कई लेवल पे काम किया जा रहा है। वो उन्हें अपने मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक अहम भूमिका मानते हैं, अहम पार्ट मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि पार्टी नेताओं से भी ये सुलह बैठक करते हैं,
जो असेंबली स्पीकर हैं, हर एक पार्टी के लीडर के साथ साथ सुलह कॉन्सिलेशन के लिए बैठक कई बार कई स्तर पे किया करते हैं, ताकि उनसे भी कार्य प्रणाली वो एजेंडाओं के मुद्दों पे सलाह वो फिर बातचीत हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं भूमिका निभाते हैं कौन, स्पीकर। लेकिन स्पीकर से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। स्पीकर जो है ना अपने पार्टी स्व पार्टी के प्रति पक्षधर होने की बात उनमें कई बार उनके ऊपर आरोप लगता है। स्वतंत्रता की कमी होती है क्योंकि रूलिंग पार्टी के कार्यपालिका शाखा का उन पे दबाव पड़ता है इनडायरेक्टली। उसके साथ साथ जो भी शक्ति प्रयोग की बात आती है तो विधायी विरोधी दल के बात को दबाने का प्रयास कई बार ऐसा क्लेम किया जाता है। स्वयं के राजनीतिक एजेंडा का समर्थन करने का भी एक मतलब अनवांटेड सपोर्ट भी हो जाता है। पारदर्शिता का अभाव हम लोग कई बार देख सकते हैं क्योंकि कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और कौन सा संसदीय एजेंडा होगा उसको भी निर्धारित वहीं करते हैं। तो अगर आप इसको कर रहे हैं निर्धारित, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी सब्जेक्टिविटी है, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है। तो दिस शोज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी in the case of appointment of members of the committee of parliament and for decision of the parliamentary agendas। उसके साथ साथ जवाबदेही की कमी भी बात आती है। मणिपुर असेंबली में दल बदल प्रणाली में जो देरी हो रही थी वो अकाउंटेबिलिटी की कमी को शो करता है। बावजूद इसके हम किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं जो बेहतर हो सकता है। तो एक बार स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपना सकते हैं। पीठासीन अधिकारी को अपने राजनीतिक दल से रिजाइन करने की अनिवार्यता हो। सदन की जो समिति हो वो धन विधेयक का वर्गीकरण करे। सदन में एक समिति हो जो धन विधेयक का वर्गीकरण करे, ना कि पीठासीन अधिकारी डिसाइड करे कि कौन सा धन विधेयक है। ये कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्टिविटी का इशू भी हो जाता है। अन्य देश जो भी अच्छे श्रेष्ठ प्रयास करे उसको आप अपना सकते हैं। तो ये बातें हैं। उसके बाद एनसीआरडब्ल्यूसी की सिफारिश भी थी, संसदीय कार्यप्रणाली व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर कंक्लूजन हो सकता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर आता है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका का पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ दीजिए। इसका इंस्पिरेशन कई जगह पे रहा है। यूबीएल पे एक पेनाल्टी लगा था कार्टेल के लिए। कंपटीशन एक्ट आया 2023 में, इस पे आया। रेगुलेटरी बॉडीज भी बनी है। गूगल के द्वारा कई एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस किए गए थे जिसके कारण गूगल पे फाइन लगाया गया था 1300 करोड़ का सीसीआई के द्वारा। तो ये सारी न्यूज रही थी जिससे प्रेरित होकर ये प्रश्न आया था। इसका इंट्रो कैसे कर सकते हैं? तो रेलेवेंट जो भी करंट अफेयर्स का एग्जांपल है गूगल का न्यूज, दिस कैन बी रिटन। एमआरटीपी एक्ट था एक मोनोपोली रिडक्शन वाला एक्ट, तो 1969, तो उसको प्रतिस्थापित करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया था। तो ये इंट्रो में हो सकता है। आयोग की अगर भूमिका की बात करें, जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसकी क्या भूमिका रही है, तो कई लेवल पे हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले मर्जर और एक्विजिशंस की बात करें तो मर्जर और एक्विजिशंस जो भी होते हैं कंपनियों का, वो उपभोक्ताओं के हित में हो ये सुनिश्चित करते हैं ये आयोग, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हो। जांच जो भी शुरू करने की बात आती है, कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, कोई भी कंपनी हो, तो वो जांच शुरू कर सकते हैं ये आयोग। व्हाट्सएप का प्राइवेसी प्रोब जो हुआ था वो इसका एग्जाम्पल है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल का जो डिवाइस निर्माताओं के ऊपर प्रभुत्वकारी प्रतिबंध जो था उसको हटाने के आदेश दिया। मतलब गूगल का क्या था ना कि वो डिवाइस निर्माताओं पे ये प्रतिबंध लगाया था कि आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करके ही करना होगा, कई डिवाइस निर्माताओं से इस प्रकार से एग्रीमेंट किया था। तो इस प्रतिबंध को हटाने की मांग प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया। ये एक बहुत बड़ा मतलब उनके लिए ऑर्डर था। उसके साथ साथ उपभोक्ता को जागरूकता को भी बढ़ाने के लिए काम करते हैं आयोग। प्रभुत्व भी रोकते हैं। किसी भी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो प्रभुत्व हो जाता है कंपनी का, उसको रोकने का काम करता है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के द्वारा सीएससी ई गवर्नेंस के असूचित अधिग्रहण पर जुर्माना लगाने की जो बात थी, क्योंकि उन्होंने अधिग्रहण किया था एक्विजिशन ई गवर्नेंस का, लेकिन वो भी मतलब असूचित, उसको इन्फॉर्म नहीं किया था, अनइन्फॉर्म्ड था, तो उस पर जुर्माना लगाया आयोग ने। कोल इंडिया का डोमिनेंट जो पोजीशन रहा था हमेशा, उसकी और गैर प्रतिस्पर्धा जो प्रक्रियाएं थी उसके कारण उस पर जुर्माना लगाया गया।
तो डोमिनेंस को भी रोकने का काम करता है। उसके साथ साथ सलाहकारी भूमिका निभाते हैं ये। सरकार और निजी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में तटस्थ रहने की सलाह भी देते हैं। मार्केट का ये स्टडी करते हैं। सीसीआई द्वारा तेज़ी से बढ़ते हुए ई कॉमर्स का अध्ययन किया गया है अभी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से इतना इंक्रीजली राइज हो रहा है ई कॉमर्स सेक्टर का, तो उनको एडुटेक हो गया, फिनटेक हो गया, इन सारी चीज़ों का तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन कर रहे हैं, क्या यहाँ भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही है या नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग में भी काम करते हैं, जैसे कि कर्मचारियों के क्षमता वर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यूएस फेड रिजर्व आदि के साथ वर्कशॉप करके ये जो भी कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं। उपभोक्ता कल्याण के लिए भी इनकी कंपनियां, जैसे सीमेंट की कंपनियों को कार्टेल बनाने पर जुर्माना लगाया गया, ताकि वर्धित मूल्य पे और हस्तक्षेपित गुणवत्ता जैसे मुद्दों से संबोधित किया जा सके। मतलब सीमेंट कंपनियां क्या कर रही थी, मूल्य बढ़ा दे रही थी, गुणवत्ता में थोड़ा मतलब हस्तक्षेप करके कार्टेल बना रही थी, तो इस पे जुर्माना लगाया गया था। शिकायत निवारण की भी ये काम करते हैं, जैसे फिल्म रिलीज वाले मुद्दे पर भी और अनअफेयर साधन के उपयोग पर भी ये मतलब शिकायत जो आती है उसका निवारण करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्यों ज़रूरी है या क्यों महत्वपूर्ण है सीसीआई की भूमिका। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता को सही कीमत मिले, उपभोक्ता शक्ति विहीन है, इसीलिए उसको शक्ति देने का एक ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं। उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा मिले, एक स्वस्थ बाजार अर्थव्यवस्था, हेल्दी मार्केट इकोनॉमी का इस्टेब्लिशमेंट हो, ये है। उदाहरण तो हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्मार्टफोन ब्रांड के बीच गैर प्रतिस्पर्धा जो समझौता हुआ था उस पर सीसीआई की जांच ये दे सकते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम पर, गूगल पे पर सीसीआई की जांच ये भी दे सकते हैं। जोमेटो और ऊबर के बीच जो मर्जर डील हुई थी उसकी भी जांच हुई थी। ये सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ खामियां, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि पुअर इन्फोर्समेंट, कमजोर क्रियान्वयन होता है। जितना वो जुर्माना लगाता है ना, वो महज एक एक पर 1.1% ही वसूली कर पाया है। जुर्माना सारा वसूली भी नहीं हो पाया। सीसीआई के निर्णयों पर एनसीएलटी में अपील कर दी जाती है, जिसके कारण सीसीआई के निर्णय धूमिल हो जाते हैं। संसाधनों की कमी भी यहाँ पर एक मेजर खामी है। उसके साथ साथ बदलते डिजिटल वातावरण व नवीन विधायन के अनुरूप वो अनुकूलित होने में उनकी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि सारा चीज़ मतलब पेपर वर्क होता है, उसको डिजिटाइजेशन करने में एक चुनौती हो जाती है। जो भी लंबित मामले होते हैं उनको संबोधन करने में उनकी देरी है। अन्य संस्थाएं जैसे नैन ए नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी, उसके द्वारा भी कई मामलों की समीक्षा करने पे ये समानांतर संस्थाओं के होने के कारण शक्तियों का एक मतलब द्वंद्व क्रिएट हो जाता है, या फिर केसेस का डाइफर्गेशन हो जाता है। वैश्विक एंटी ट्रस्ट एवं तकनीकी उत्कृष्टता के समरूप बने रहने की इसकी एक चुनौती होती है। एंटी ट्रस्ट और तकनीकी जो उत्कृष्टता है वैश्विक लेवल पे, उस लेवल पे इसका बने रहना एक उसके समरूप बने रहने की इसकी एक चुनौती रह जाती है। अभी सीसीआई में हाल ही में संशोधन भी किया था। उन्होंने बोला था कंपनियों के जो ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर प्रतिस्पर्धी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाए, जो कि पहले भारत के टर्नओवर पर आधारित था। मर्जर और एक्विजिशन की जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको स्वीकृति का समय 30 कार्य दिवस में न देकर 30 दिवस में दिया जाए। उसके साथ साथ 2000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वैल्यू पर आधारित मर्जर एक्विजिशन पर सीसीआई की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से इसको कंक्लूड किया जा सकता है। तो ये आज पहला 6 क्वेश्चन का हुआ।